हेलो भैया, स्वागत है न्यू एपिसोड में। जहाँ ये रिश्ता क्या कहलाता में दिखाया गया है कि जो गीतांजलि, मायरा और उनके दादू होते हैं वो लोग शादी के फंक्शन में आते हैं। तो यहाँ पे गीतांजलि पूछती है कि हम किन के शादी के फंक्शन में आए हैं दादू। तो वो बताते हैं ये दूर के हमारे रिश्तेदार हैं जिनके बेटे की शादी है। और वो कहते हैं कि अच्छा मैं मिलवाता हूँ। तभी वहाँ पे फूफा सा, संजय फूफा सा और काजल आ जाती हैं। तो वहाँ पे फूफा सा उन्हें प्रणाम करते हैं क्योंकि वो उनके मामा लगते हैं। अब यहाँ पे सभी का मिलन हो जाता है। काजल कहती है कि कितने दिनों बाद हम मिल रहे हैं। तो यहाँ पे दादू कहते हैं ये संजय तुम्हें तंग तो नहीं करता है ना, तुम्हारा ख्याल तो रखता है। नहीं नहीं, ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। फिर काजल गीतांजलि से मिलती है और कहती है कितनी छोटी थी तब मैंने इसे देखा था, और ये तुम्हारी बेटी है। तो फिर वो कह देती है मायरा को कि हाँ ये मेरी बेटी है। उसके बाद यहाँ पे सभी एक दूसरे से मिल लेते हैं। जो काजल होती है वो भी दादू को प्रणाम करती है। अब यहाँ गीतांजलि और फूफासा को पता ही नहीं होता है कि वो दोनों कहाँ किनसे मिलने वाले हैं, क्योंकि गीतांजलि को नहीं पता है कि यहाँ की अभीरा की शादी हो रही है और क्रिश की शादी है। और यहाँ पे फूफासा को भी नहीं पता है कि ये अरमान की मंगेतर है। तो यहाँ पे अनजाने में भी एक दूसरे से मेल मिलाप हो जाता है। यहाँ पे मायरा को देख के काजल बहुत खुश हो जाती है, कितनी क्यूट बच्ची है और वो बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। तो कहती है कि हाँ बेटा, तुम तो बहुत ही प्यारी बच्ची हो, मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट आइटम है, चलो तुम खाओगी। तो बोलती है हाँ मुझे खाना है और मुझे शादी भी देखना है। तो फिर काजल अपने साथ उसे ले जाती है। इधर विद्या भी तैयार होकर शादी में आ जाती है। तो दादी सब बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम अबीरा की शादी में शामिल हो रही हो। तो विद्या जो होती है वो कहती है क्यों ना होती, आखिर अबीरा भी तो मेरी बच्ची है। और इधर अबीरा को फिर तैयार करके तान्या और कियारा लेके आते हैं। अब यहाँ पे जो अंशुमन होता है वो देखता है, वो खुश हो जाता है और कहता है कि कोई इतना सुंदर कैसे लग सकता है। उसके बाद वो नज़र उसकी उतारता है। यहाँ पे जो मनोज चाचा और मनीषा चाची दोनों नाखुश होते हैं। अब अबीरा को बहुत डर लग रहा होता है शादी में यहाँ आने पे, और अंशुमन उसे देखता ही रह जाता है कि कितनी सुंदर अबीरा, मेरी अबीरा लग रही है। इधर फिर सब कोई सामने आ जाते हैं और फिर फ़ोटोशूट की तैयारी की जाती है। सभी बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। तभी वहाँ पे अंशुमन अबीरा की तारीफ़ करता है और सभी बहुत खुश होते हैं। तो तान्या को फिर कियारा समझाती है कि मेरी भाभी है ही इतनी सुंदर, वो सबसे सुंदर लगती है। उसके बाद इधर जो कियारा होती है वो बहुत सारे चॉकलेट खा लेती है, तो बहुत सारे उसके मुँह पे लग जाता है। तो फिर गीतांजलि उसे पूछती है और कहती है कि अभी तो शादी शुरू भी नहीं हुआ है और आप अभी से गंदा होने लगे हो, पहले अभी ठीक से रहो। इधर फिर क्रिश का इंतज़ार कर रही होती है तान्या और कहती है कि मेरा बाबू मेरा काम करेगा कि नहीं। तभी वहाँ पे क्रिश जो होता है वो एंट्री लेता है डांस के रूप में, और डांस करते हुए एंट्री लेता है। बहुत ही अच्छा वो डांस करता है और ये काम कियारा का होता है। कियारा ही तान्या को बोलती है कि आप अपनी सगाई के फंक्शन में, शादी के फंक्शन में ये सब काम करवाइएगा ताकि प्रूफ हो जाएगा कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो तान्या वैसे ही करती है और कियारा मन में ही सोचती है कि अब आएगा ना सही जवाब, क्योंकि अब पता चलेगा कि जो क्रिश भाई है वो सच में प्यार करते हैं कि नहीं। तान्या से सब सच्चाई बाहर आ जाएगी, क्योंकि मैं इतना काम करवाऊँगी क्रिश भैया से कि उनको लगेगा ही कि वो तंग आ जाएंगे। और इधर तान्या को लगता है कि उसने कहा था इसलिए उसने डांस परफॉर्मेंस किया है क्रिश, तो वो बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे क्रिश जो होता है वो अपने चेस्ट पे दिखाता भी है कि उसने उसका नाम लिखा है। यहाँ पे सब बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे काजल भी जो होती है वो नज़र उतारती है, सब बहुत हैप्पी होते हैं। इसके बाद क्रिश आता है और कहता है कि अब तो हमारी डांस परफॉर्मेंस हो गई, अब भैया भाभी की डांस परफॉर्मेंस होगी। तो वो कहती है कि सबसे पहले अंशुमन कहते हैं कि अब तो तुम इसकी भाभी हो गई हो अबीरा, इसलिए तुम्हें इनकी आरती उतारनी होगी। तो फिर क्रिश और तान्या की आरती उतारती है अबीरा। उसके इन दोनों की आरती होने के बाद क्रिश भी अबीरा और अरमान की आरती, अंशुमन की आरती उतारते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि ये डांस परफॉर्मेंस करे। अब यहाँ पे इधर मायरा जो होती है वो देखती है कि सब बहुत खुश है और पूरी फैमिली यहाँ है। तो वो कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस शादी के फंक्शन में आके। तो वो दौड़ी चली आती है क्यूट आंटी बोल के। तो अभीरा भी उसे बुलाती है और अपने गले लगाना चाहती है। तभी वहाँ पे गीतांजलि आ जाती है और उसे रोक देती है, जिससे अभीरा को अच्छा नहीं लगता है।
और इधर क्रिश डांस करने के लिए कहता है, जिससे अबीरा असहज हो जाती है। तो फिर अंशुमन कहता है, अच्छा रहने दो ना, मेरे लिए सबसे ज़रूरी है अबीरा की खुशी, डांस ये सब तो परफॉर्मेंस बाद में होता ही रहेगा। अब यहाँ पे अबीरा को भी थोड़ा ठीक लगता है कि अंशुमन ने उसकी बात मान ली। लेकिन फिर क्रिश कहते हैं कि मैं कहाँ अबीरा भाभी को परेशान कर रहा हूँ, मैंने तो उनके लिए एक मैनेजर रखा है। और वो फिर मैनेजर को आवाज़ लगाते हैं, तभी वहाँ पे अरमान आ जाता है। अब सभी घर वाले देख के शौक हो जाते हैं कि अरमान क्रिश के यहाँ नौकरी कर रहा है मैनेजर के रूप में। यहाँ विद्या भी बहुत परेशान हो जाती है कि उसका बेटा ये किस रूप में आ रहा है। घर वाले सभी शौक होते हैं। तभी मायरा भी देखती है कि उनके पापा मैनेजर के रूप में ये किस रूप में आए हैं। गीतांजलि भी शौक होती है। फिर जैसे ही अरमान वहाँ पे पहुँचता है तो फिर मायरा उनसे पूछने लगती है कि पापा आप ये कौन सा गेटअप लिए हो, आप ये मैनेजर क्यों बने हो, आप तो एक अच्छे आरजे हो ना। उसके बाद वो क्रिश को बताने लगती है कि मेरे पापा एक अच्छे आरजे हैं, वो ऐसा काम नहीं करेंगे, वो मैनेजर नहीं है। तो फिर यहाँ पे मायरा बहुत कुछ बोलने लगती है, जिससे क्रिस उसको समझाता है कि ये मैनेजर है और मेरे यहाँ काम करेंगे, ये शादी का सारा इवेंट यही देखेंगे। तो मायरा को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब गीतांजलि भी टेंशन में आ जाती है कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि अरमान को यहाँ पे नौकरी करनी पड़ी। तान्या भी शौक हो जाती है कि ये कौन है और यहाँ क्यों है। अब क्रिश यहाँ पे पूरी जलाने की कोशिश करता है अरमान को, इसलिए वो कहता है कि अब नई भाभी को हम आरती उतारेंगे। और वो अरमान अंशुमन और अबीरा की आरती उतारते हैं तान्या के साथ मिलके, और वो जानबूझ के ये काम करते हैं ताकि वो जलाना चाहते हैं अरमान को। अब यहाँ अबीरा को भी अच्छा नहीं लगता है और अरमान का भी दिल टूट जाता है। क्रिश जो होता है वो अरमान से कहता है कि मैंने तुम्हें एक गिफ्ट लाने के लिए कहा था ना, वो गिफ्ट पैक हो गया, लेके आओ। अब यहाँ पे जब वो सामान लाने जाता है तो मायरा के बन गए हैं, नौकर का भी काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रिश जो होता है वो बहुत सुंदर हार अबीरा को गिफ्ट करना चाहता है न्यू भाभी के रूप में। वो टोन मारता है कि ऐसे तो हमारी जान पहचान पुरानी है, लेकिन मैं आपको ये हार देना चाहता हूँ। तो फिर अबीरा कहती है कि मेरे लिए ये हार ज़रूरी नहीं है, तो आप ही ने कहा है कि हमारी जान पहचान पुरानी है, तो मैं ये हार तान्या को देनी चाहती हूँ। और वो तान्या को दे देती है, जिससे क्रिश को अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ सब बहुत फिर खुश हो जाते हैं। इधर फिर सबका मेल मिलाप हो जाता है। तो फिर फूफा से क्रिश के पास आते हैं और कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुमने अपने ही सांप को अपने घर में जगह दे दी, क्यों अरमान को नौकरी दी। तो फिर क्रिश समझाता है कि अब आप अभी नहीं समझेंगे कुछ भी, अब वो मेरे पास भीख मांगते हुए नौकरी आया तो क्या मैं उसे नौकरी नहीं देता। और वैसे भी अब उसके पास कोई पावर ही नहीं है, उसके पास पैसे ही नहीं है जो कि वो कुछ और कर सकेगा। इसलिए आप चिंता मत करिए, मुझे जो करना है मैंने कर लिया है, आप बस आराम से देखते जाइए। इधर क्यारा और उसकी मम्मी बहुत खुश हो जाती हैं। क्यारा कहती है कि मम्मी आप इतना खुश क्यों हैं। तो फिर मनीषा कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि असली हीरो जो है वो तो अब आ गया, अब ये शादी नहीं होगी। और मनोज चाचा भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर काजल और क्यारा कहते हैं कि प्लीज़ आप लोग इतना खुश मत होइए, अब हीरा भाभी के लिए तो कम से कम खुश हो जाइए कि वो अंशुमन भाई के साथ खुश है। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि अरमान और अबीरा एक साथ हो जाए, इसलिए हम खुश हैं कि अब अरमान यहाँ आ गया है तो अब शादी नहीं होगी। और इन दोनों की खुशी देख के काजल और क्यारा परेशान हो जाते हैं। फिर वहाँ पे एक आदमी आता है, वो अरमान को ढूंढते हुए, तो अरमान वहाँ नहीं होता है। तो फिर क्यारा कहती है कि अच्छा ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि भैया यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। फिर मनीषा चाची भी कहती है कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि अरमान को यहाँ पे नौकरी करने की ज़रूरत पड़ गई। अब सब लोग परेशान होते हैं कि ऐसी भी क्या ज़रूरत थी कि अरमान को मैनेजर का काम करना पड़ा। या मनु चाचा से वो सब पूछते हैं तो वो बोलते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता। इधर दादी सर और विद्या भी दोनों परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो अरमान को क्रिस के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। तो यहाँ पे अभीरा कहती है कि अब हम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, अरमान हमारा थोड़ी ना है जो हम उसके बारे में सोचें, वो क्या करता है क्या सोचता है अब हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अब हम सबको भूल चुका है। इसलिए वो क्या नौकरी करता है, किसके पास करता है, अब हमें नहीं सोचना चाहिए दादी सा। और यहाँ पे वो फिर उन दोनों को समझाती है। इधर गीतांजलि जो होती है वो भी अरमान से पूरी सवाल करती है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है आपकी जो आपने यहाँ पे नौकरी की और आरजे की नौकरी छोड़ दी है। प्लीज़ अरमान अब तो कुछ बोलिए। वैसे भी अब तो मुझे ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं तो मैं भी ज़्यादा नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं अब यहाँ पे मायरा को लेके नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये शादी अबीरा जी की है, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। वैसे भी यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मायरा के साथ, इसलिए मैं मायरा को लेके जा रही हूँ। अब यहाँ पे अरमान जो कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो कहती है कि मैं उन्हें लेके जा रही हूँ, आप ही जल्दी से जल्दी यहाँ से आ जाइएगा।
इधर अंशुमन भी परेशान होता है कि आखिर अरमान की इतनी हिम्मत कैसे हुई। वो तान्या को डांटने लगता है कि तुम्हें पता था कि क्रिश उसे हायर कर रहा है तो तुमने रोका क्यों नहीं। तो तान्या कहती है कि उसने खुद उससे नौकरी मांगी थी इसलिए उसने दे दिया है। अब यहाँ पे वो तान्या पे बरसने लगता है कि तान्या अरमान यहाँ आने के कारण अभीरा बहुत परेशान हो गई और मैं अभीरा की आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूँ, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब यहाँ पे दोनों भाई बहन उलझ जाते हैं। इधर अरमान के दिमाग में बातें घूम रही होती है कि वो कितना हठ अभीरा को कर चुका है और दादी साहब भी उसने उसे कहा है कि तुम उसकी ज़िंदगी से चले जाओ, वो तुम्हारे लिए अब नहीं है, वो अब अंशुमन के लिए। तो उसके दिमाग में यही सब बातें घूम रही होती है। तभी वहाँ पे उसके जो आदमी होते हैं वो सब आते हैं और कहते हैं कि ये सेटअप सब कहाँ लगाना है, मिठाइयाँ कहाँ रखनी है, ये फूल कहाँ लगाने हैं, सब अलग अलग काम पूछने लगते हैं, जिससे अरमान को बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो फूल की टोकरी लेता है और अपने ऊपर गिरा लेता है और कहता है कि और कुछ सब चीज़ को बिगाड़ने के लिए बहुत चिल्ला चिल्ला के सबको ऑर्डर देने लगता है कि जिसको जहाँ मन है जो करना है करो, मुझसे कोई मत पूछो। तो एक आदमी पूछता है कि सर तो फिर शादी कैसे होगी। तो अरमान कह देता है कि शादी ना हो मेरी वजह से। तभी वहाँ पे अंशुमन ये बात सुन लेता है। फिर सभी लोग चले जाते हैं। तो अंशुमन अरमान के पास आता है और कहता है कि अब तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि हमारी शादी में नहीं आना, फिर तुम यहाँ काम लेके क्यों आ गए हो, और ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम्हें ये काम करना पड़ा। तो अरमान कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है आपको ये चीज़ बताने के लिए, और मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं जानता हूँ, और बार बार आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अंशुमन कहता है कि तुम्हारे कारण अभीरा को दुख हो रहा है। तो फिर अरमान कहता है कि आप अपनी वाइफ को सेफ नहीं कर सकते हैं, अपनी होने वाली वाइफ को खुश नहीं कर सकते हैं, तो आप सारा ब्लेम मुझ पे डाल रहे हैं। और वो बहुत रूडली उससे बात करता है और अंशुमन भी उससे बहुत ख़राब तरीके से बात करता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो अंशुमन अरमान जो कहता है कि मैं बस यहाँ अपना काम कर रहा हूँ और कुछ मैं ना ही अभी तक अभीरा से मिला हूँ, ना ही अपनी दादी से और अपनी माँ से मिला हूँ, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैं यहाँ पे शादी पे कुछ बवाल करने आया हूँ। इसलिए तुम अपनी अभीरा पे ध्यान दो और मुझे अपना काम करने दो। अब इतना सुन के अंशुमन को बहुत गुस्सा आ जाता है। इधर फिर क्रिश देखता है अरमान को, तो वो उसे बुलाता है और कहता है कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें काम यहाँ करना है, यहाँ बस इधर उधर नहीं घूमना है। और उसे वो चाबी देता है और कहता है कि मेरे ऑफिस में कुछ फाइलें हैं, उनको अच्छे से ये सब को निपटा देना तुम। तो यहाँ पे अरमान बहुत खुश हो जाता है कि उसे अब फाइल चेक करने का मौका मिल जाएगा। तो वो फिर बोलता है तो इतनी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अंशुमन अरमान जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं वो मायरा और दादू को देख के खुश हो रहा था कि वो दोनों खेल रहे हैं। तो फिर अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। अब इधर अभीरा किसी को फ़ोन लगा रही होती है, क्योंकि वो हर थर्सडे को इंस्पेक्टर को फ़ोन लगाती है ताकि उससे पता चले पुक्की के बारे में। तभी वहाँ पे फिर अंशुमन आ जाता है और कहता है कि अब क्या हम फ़ोटोशूट करा सकते हैं, क्योंकि कैमरा वाला मैन रेडी होता है। अब अभीरा को यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि फ़ोटोशूट होने जा रहा है, लेकिन अंशुमन की खुशी के लिए वो तैयार हो जाती है। फिर दोनों वहाँ पोज देने लगते हैं। तो बहुत दूर दूर खड़े होते हैं। फिर कैमरा मैन कहता है कि नहीं थोड़ा पास आइए, तो फिर वो पास आ जाते हैं। अब यहाँ पे कोई भी पोज देने से अभीरा को अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो अंशुमन भी उसे फोर्स नहीं करता है कि जैसे कंफर्ट है वैसे करें। तो वो कहता भी है कि अगर आपको मन नहीं है तो फ़ोटोशूट हम किसी दूसरे दिन करा ले। तभी वहाँ पे वो फिर कहती है नहीं नहीं, इतनी अच्छी से सेटअप लगी हुई है तो दूसरे दिन क्यों कराए। तभी वहाँ पे वो अरमान को देखती है, जिससे कि अब उसे अच्छा नहीं फील होने लगता है। उसके पास फिर गीतांजलि आ जाती है और कहती है कि आपकी रिंग गिरने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अब जो अरमान होता है वो रिंग को बार बार घुमा रहा होता है। तो फिर उसे बताती है कि इस रिंग को ध्यान से रखिए, नहीं तो अब इस बार अगर ये रिंग गिर के खो गया तो फिर मायरा पूछेगी तो इसका जवाब आप ही दीजिएगा। अब फिर यहाँ पे वो रिंग को ठीक करता है और फिर अभीरा को बार बार देखता है। तो अभीरा को देखता है कि उसके साथ वो फ़ोटो खिंचा रहा है अंशुमन के साथ, तो फिर अभीरा को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर जब देखती है कि अंशुमन उसके पास है और अरमान सामने खड़ा है तो उसे गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसका हाथ उठा के अपने पीठ पे रख लेती है और कहती है कि अब हम फ़ोटो खिंचाने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पे अंशुमन को भी लगता है कि शायद अभीरा धीरे धीरे मूव ऑन के लिए तैयार हो रही है, इसलिए वो भी उसके क्लोज हो जाता है और दोनों फ़ोटो शूट कराने लगते हैं। अब इन दोनों को साथ देख के अरमान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
वो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ पे बार बार अंशुमन का फ़ोन आता है। तो फिर वो कहता है कि अभीरा मैं थोड़ा सा फ़ोन देख के आ रहा हूँ। तो वो चला जाता है। उसके बाद अभीरा देखती है कि यहाँ अरमान उसके पास आ रहा है। तो फिर वो वहाँ से जाने के लिए होने लगती है। तभी वो गिर जाती है और उसे अरमान पकड़ लेता है। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी कैमरामैन उनकी फ़ोटो ले लेता है और बहुत अच्छी फ़ोटो खींचने के कारण वो फिर कहता है कि आप दोनों तो लग रहे हैं बहुत अच्छे दोस्त के जैसे हैं, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मैंने बहुत अच्छी फ़ोटो ली है। तो कैमरामैन की बातों से अबीरा को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी फ़ोटो खींचने की, हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, मैं इन्हें नहीं जानती हूँ और कौन सी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और उसका वो कैमरा ले लेती है और फिर उससे रील निकाल देती है, फ़ोटो को डिलीट कर देती है और कहती है कि ये आदमी को मैं नहीं जानती हूँ, इसलिए जिस आदमी को मैं नहीं जानती उसके साथ मेरी कोई मेमोरी कोई फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, और बोल के वहाँ से चली जाती है। अब इतना सुनने के बाद अरमान का भी दिल बार बार रोने लगता है कि अबीरा उसे कितना हर्ट कर रही है और वो भी अबीरा को कितना हर्ट कर रहा है। अब अबीरा वहाँ पे फिर दूसरी तरफ चली जाती है तो अरमान उसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि ये कुछ लिस्ट है, प्लीज़ इसे देख लो और अब पक्का कर दो ताकि मैं इससे आगे काम कर सकूँ। तभी वहाँ पे मायरा जो होती है वो नीचे बैठी होती है टेबल के नीचे और उनकी बातें सुनती है और सोचती है कि ये दोनों मेरे पापा और अभी क्यूट आंटी एक दूसरे को ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे वो ओल्ड फ्रेंड्स हो। और यहाँ पे अभीरा उसे डांटने लगती है कि तुम बार बार मेरे पास क्यों आ रहे हो, नौकरी के नाम पे यहाँ पे आ गए हो और कुछ भी मेरे से करना चाहोगे तो मैं आप कोई भी जवाब नहीं दूँगी, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। अब इन दोनों का झगड़ा होने लगता है। तभी फिर अरमान कहता है मैं तो बस अपना काम कर रहा था यहाँ पे। फिर वहाँ पे गीतांजलि आ जाती है और उन दोनों की बात को रोक देती है और कहती है कि मुझे मायरा नहीं मिल रही है। तो फिर अरमान मायरा को खोजने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पे अभीरा भी परेशान हो जाती है कि मायरा कहाँ चली गई। तभी वो सामने देखती है कि टेबल के नीचे से एक हाथ निकल रहा है और मिठाई के डब्बे को खींच के नीचे ले गया। तो फिर वो नीचे झुक के देखती है तो वहाँ पर मायरा होती है। अब वो उससे बातें करने लगती है कि ये क्या बात हुई, अकेले के लिए मिठाई खाई जा रही है, मिठाई खाने के लिए तो एक दोस्त होना चाहिए। तो फिर मायरा कहती है तो आप आ जाओ। फिर दोनों मिल के वहाँ पे बैठ के खूब सारी बातें करते हैं। मायरा को बहुत प्यार करती है अभीरा और उसे अपनी गोद में बैठा के मिठाई खिलाने लगती है। अब यहाँ पे अपनी क्यूट आंटी का प्यार देख के मायरा को बहुत खुशी होता है और वो कहती है कि अब जब भी मुझे मिठाई खानी होगी तो क्या आप मुझे इसी तरह से अपनी गोद में बिठा के खिलाओगे। तो फिर अबीरा कहती हाँ बिल्कुल, और मैं बहुत खुश हूँ आपसे। और इन दोनों की खुशी देख के बहुत अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करने लगते हैं वहाँ पे। तभी वहाँ पे दादी सभी गुजरती है और उसे लगता है कि नीचे टेबल के नीचे कोई बात कर रहा है। तभी वहाँ पे अरमान आ जाता है और अरमान से फिर वो पूछती है कि ऐसे तुम्हारी क्या मजबूरी हो गई जो तुम्हें यहाँ नौकरी करनी पड़ी। तो अरमान कहता है कि दादी साहब मैं तो सब कुछ आपको बताता, लेकिन इतना जान लीजिए कि मेरे पास अभी कुछ भी पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे मजबूरी में ये नौकरी करनी पड़ी। अब इतना सुनते ही दादी साहब को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ से दादी साहब को कुछ काम हो जाता है तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर अरमान देखता है कि नीचे कुछ आवाज़ आ रहा है। फिर वो टेबल के नीचे झांकता है तो देखता है कि अबीरा और मायरा दोनों बहुत ही प्यार से मिठाई खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो वो अपने मन ही मन में कहता है कि अबीरा मैंने अपनी बच्ची को तुमसे दूर किया है, इसलिए अभी इस मोमेंट को तो मैं तुमसे छीनूंगा नहीं, इसलिए तुम्हें जितना टाइम मिलता है तुम बात करो, मैं तुमसे ये मोमेंट नहीं चुनूँगा। और उससे छोड़ देता है बात करने के लिए। तभी यहाँ पे फिर अबीरा और मायरा बहुत खुश होते हैं। मायरा को यहाँ अबीरा बहुत सारी चॉकलेट खिलाती है, बहुत प्यार देती है। तभी वहाँ पे फिर पुलिस आ जाते हैं तो फिर उसे देखते ही मायरा जो कहती है सैल्यूट करती है। लेकिन फिर यहाँ पे अबीरा को कुछ ज़रूरी बातें करनी होती है तो वो मायरा को कहती है कि आप थोड़ा देर के लिए दूसरे कमरे में जाओ, मुझे कुछ पे बात करनी है। तो अबीरा फिर उसे प्यार से भेजती है तो वो चली जाती है। लेकिन फिर उसे मन होता है कि यहीं पे रुक जाए, इसलिए वो सामने के टेबल में छुप जाती है। और इधर अबीरा जो होती है वो पुलिस से बात करने लगती है कि आप क्या हुआ, मेरी बेटी का कुछ पता चला। तो फिर वो बोलने लगता है कि हमने पूरे राजस्थान में ढूंढा लेकिन कहीं पे भी आपकी बेटी का कुछ पता नहीं चला। हर अनाथालय में आपके डीएनए को मैच करने के लिए दिया लेकिन कहीं भी नहीं मिला। तो फिर वो बोलने लगते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे राजस्थान में मेरी बेटी नहीं मिलेगी, आपने सही से चेक नहीं किया होगा। अब यहाँ पे ये सारी बातें जो होती है मायरा सुन रही होती है, उसे भी बहुत बुरा लगता है कि पुकी नहीं मिल रही है। इसलिए वो कहती है भगवान प्लीज़ अंकल यस बोल दो, पुकी मिल जाए। अब यहाँ पे फिर बहुत बोलने के बाद अबीरा के पुलिस बोल देते हैं कि हमने बहुत सालों से आपकी बेटी को खोजा, वो नहीं मिल रही है, तो अब हम क्या करें, हमें तो लगता है कि वो इस दुनिया में ही नहीं है। अब इतना सुनने के बाद अबीरा बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे डांटने लगती है।
कहती है कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी बेटी नहीं है इस दुनिया में, मेरी बेटी के होने से ही मैं ज़िंदा हूँ, और मुझे ये फ़ील हो जाता अगर वो नहीं होती तो आप ये कैसे कह सकते हैं। वहाँ पे वो बहुत चिल्लाने लगती है, जिससे फिर दादी सा आ जाती है, देखती है कि वो उस पर चिल्ला रही है पुलिस पे, और फिर वहाँ पे जो मंडप के लिए बना होता है उसे वो बिगाड़ने लगती है। तो दादी सा को समझ में आ जाता है कि अभी राव आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, इसलिए वो पुलिस को बोलती है कि प्लीज़ सर आप चले जाइए यहाँ से, नहीं तो अभी कुछ भी ये बोल देंगी। और फिर वो अभीरा को संभालने लगती है कि अभीरा बस करो, अब उन्होंने जो कहा वो उनकी मर्ज़ी थी, लेकिन हमें पता है ना कि पूकी है इस दुनिया में। और यहाँ पे फिर वो कहती है कि फिर भी इस बात को स्वीकारना ही होगा, क्योंकि इतने साल हो गए और पूकी नहीं मिल रही है। अब अभीरा दादी सा की बातों से भी गुस्सा हो जाती है कि आप पुलिस वाले के जैसे ही बातें कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत नाराज़ हो जाती है सबसे, और वहाँ से चली जाती है। अब दादी सा को समझ में नहीं आता कि अभीरा को कैसे शांत करें। यहाँ पे अब जब पूकी देखती है कि जो मायरा होती है वो देखती है कि अभीरा बहुत परेशान है, तो वो कहती है मेरी क्यूट आंटी को क्या हुआ, ये पुलिस अंकल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और वो फिर उसके पीछे पीछे चली जाती है। तभी वहाँ पे गीतांजलि आ जाती है और कहने लगती है कि तुम कहाँ भाग रही हो, मैं तब से तुम्हें खोज रही हूँ, चलो हमें वापस माउंट आबू जाना है। तो फिर वो कहती है कि नहीं, हमें माउंट आबू नहीं जाना है, हमें ये क्यूट आंटी का शादी देखना है। तो वो उसे समझाती है कि एक और रिलेशन में शादी होने वाली है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगी। अब अभी मायरा बार बार बोलती है कि नहीं, मुझे बिग फैमिली की शादी देखनी है, मेरे सारे दोस्तों की बिग फैमिली है, इसलिए मुझे बिग फैमिली की शादी देखनी है, मुझे यहीं रहना है। और इधर जो अभीरा होती है वो बहुत ही रोने लगती है। तभी वो दूसरे रूम में जाती है तो उसे दरवाजे पास से लग जाता है, जिससे उसे बहुत खून बहने लगता है, और वो बहुत रोने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी पूकी ज़िंदा है। और वो बहुत अपने याद करके रोने लगती है। इधर मायरा जो होती है वो भी अपनी गीतांजलि को समझाती है कि मुझे यही शादी में रहना है, और वो बहुत जिद करने लगती है और वहाँ से छूट के भाग जाती है। तभी वो अभीरा के पास पहुंचती है तो देखती है कि अभीरा की कमर के पास चोट लगा और बहुत दर्द हो रहा है, जिससे कि वो फिर वहाँ से डर के भाग जाती है और क्रीम ले आती है और कहती है कि आपको बोबो हुआ है, मैं ये क्रीम लगा देती हूँ, ये मेरे पापा की क्रीम है, वो हमेशा घाव होने पे इसी तरह दर्द होने पे लगाते हैं। और वो कहती है कि वो अंकल बिल्कुल अच्छे नहीं थे, वो पुलिस अंकल ने आपको रुलाया है, वो अच्छे अंकल नहीं थे, और उससे बहुत सारी प्यारी बातें करने लगती है। अब इधर अरमान भी जो होता है वो खिड़की से आके देखता है मायरा उसकी केयर कर रही है और अभीरा बहुत रो रही है। यहाँ पे अभीरा को वो क्रीम लगाने लगती है तो अभीरा को बहुत आराम मिलता है, तो वो सोचने लगती है कि मायरा के लगाते ही मेरा दर्द गायब हो गया, ये सच में बहुत क्यूट बच्ची है, मेरी पोकी की तरह है। और उन दोनों की बहुत प्यारी बातें होने लगती है, तो यहाँ पे उसे फील होने लगता है कि ये मेरी पोकी की तरह ही बिल्कुल है। तभी वहाँ पे वो क्रीम लगा ही रही होती है कि गीतांजलि आ जाती है और उसे दूर हटा देती है और कहती है कि तुम यहाँ पे और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। तो फिर गीतांजलि को आते देख अरमान को गुस्सा आ जाता है। फिर वहाँ पे जो अभीरा होती है वो बताने लगती है कि ये हम दोनों यहाँ थे, मुझे चोट लगी थी इसीलिए मैं और अभी मायरा यहाँ पे थे। तो गीतांजलि इतना सुनते ही कहती है कि आप अपने साथ मेरी बेटी का नाम मत जोड़िए, ये मेरी बेटी है और इससे दूर रहिए, आपके घर में थी ये बहुत अच्छा था, आपकी शादी में आई वो भी अच्छा था, लेकिन आप ज़्यादा इससे जुड़िए मत। अब इस तरह की बातें सुन के अरमान को बहुत गुस्सा आता है कि गीतांजलि ये किस तरह की बातें कर रही है, लेकिन फिर उसे याद आ जाता है कि गीतांजलि ने उससे कहा था कि प्लीज़ मायरा को मुझसे मत छीनिए, अभीरा को प्लीज़ ये सच्चाई मत बताइए। अब वो परेशान हो जाता है कि वो क्या करे, और इधर जो मायरा होती है वो भी गीतांजलि को कहने लगती है कि इस तरह से क्यूट आंटी से बातें मत करो, उन्हें तो चोट लगा है ना। तो फिर वो खींच के उसे ले जाने लगती है। तो अभीरा फिर सफाई देती है कि ये बस मेरे साथ आ गई थी मिठाई खाने के लिए। तो फिर गीतांजलि डांटने लगती है कि अब बस जो होना था हो गया, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। और वो खींच के मायरा को ले जाने लगती है, जिससे अभीरा को बहुत बुरा लगता है। और मायरा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, लेकिन गीतांजलि को डर होता है कि ये माँ बेटी कहीं मिल ना जाए, इसलिए वो उसे खींच के ले जाने लगती है। और ये सारी चीज़ें अरमान देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी फिर अरमान जो होता है वो क्रीम लेके अरमान के वहाँ पे क्रीम गिरा होता है उसे उठाता है और अभीरा के पास आता है। तो अभीरा कहने लगती है तुम्हें तो लॉटरी लग गई है, जो तुम्हें पुकी के जैसे ही एक बच्ची प्यारी सी मायरा मिल गई है। सच में ये बहुत ही अच्छी बच्ची है, एकदम बहुत ही खुशियों की टोकरी है। इसे देखते ही मेरा दर्द गायब हो गया, पूरी मुझे अपनी पुकी की जैसी लगती है, बहुत प्यारी बच्ची है, तुम्हारी तो एक फैमिली तैयार हो गई है अरमान।
तुम्हें एक छोटी फैमिली चाहिए थी ना गीतांजलि और मायरा के साथ, तो तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो गई, मैं ही बस अकेली रह गई। और वो बहुत रोने लगती है। अब अभीरा को रोना देख के अरमान को बहुत बुरा लगने लगता है और उसके हाथ में जो क्रीम होता है वो उसे दबाने लगता है, जिससे सारा क्रीम निकल जाता है। और अभीरा बार बार कहती है कि इतनी प्यारी बच्ची है कि मैं उसे बहुत देख देख के खुश हो रही है, काश मेरी भी बेटी मेरे पास होती और वो मुझसे दूर है। और इस तरह इतना वो बोलने लगती है कि अरमान को बहुत बुरा लगता है, जिससे वो वहाँ से चला जाता है। फिर से अभीरा को लगता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, इसलिए अरमान उसे छोड़ के चला गया। अब इधर अरमान जब बाहर आता है तो उसके आदमी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि सर कल संगीत की तैयारी है, कौन से प्लेलिस्ट में गाने बजेंगे प्लीज़ सेलेक्ट कर दीजिए। तो फिर वो बता देता है और उसके बाद अकेला होने के बाद वो अभीरा की यादों में खो जाता है और बहुत रोने लगता है कि उसने कितनी गलतियाँ की हैं और अभीरा और पुकी को दूर करके वो बहुत गलत कर रही है। ये सब सोच सोच के वो बहुत रोने लगता है। तभी वहाँ पे दादी सा गुजरती है और देखती है कि अरमान रो रहा है, तो उसे उन्हें भी बहुत बुरा लगता है। फिर वो भी पुरानी बातों को याद करती है कि कैसे वो उसने कहा है कि वो सच्चाई ना बताए। अरमान भी याद करता है कि कैसे उसे गीतांजलि ने मना किया है, दादी सा ने मना किया है। उसने कहा है कि कोई भी सच्चाई अभीरा को नहीं बतानी है, नहीं तो वो इस दुनिया में नहीं रहेगी। अब वो पागल की तरह होने लगता है कि उसे सब कोई कैसे मना कर रहे हैं और वो अपनी बेटी की सच्चाई उसकी माँ से नहीं बता पा रहा है, इसलिए उसे बहुत दुख होता है। फिर वो अंशुमन और अभीरा की सगाई की चीज़ें भी याद करने लगता है। इधर जो मायरा होती है वो बहुत तंग करती है गीतांजलि को कि मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना है, मुझे शादी देखना, आप क्यों नहीं बात मान रही। और इधर गीतांजलि उसे मनाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे अरमान आ जाता है और अरमान को फिर गीतांजलि बोलने लगती है कि देखिए ना, मैं इसे ले जा रही हूँ लेकिन नहीं जा रही, और आप भी जानते हैं कि मायरा का यहाँ से जाना कितना ज़रूरी है। अब अरमान को समझ में नहीं आता है, लेकिन वो फिर देखता है कि जो अभीरा है वो बहुत खुश हो रही है पुकी के साथ, इसलिए वो कुछ समय बिताने के लिए चाहता है कि वो यहाँ रुके। इसलिए जब वो फोर्स करने लगती है अरमान को कि प्लीज़ पापा मुझे यहीं रहने दीजिए, मुझे बिग शादी देखनी है, क्यूट आंटी की शादी देखनी है, तब फिर अरमान कह देता है कि गीतांजलि इसे रहने दो यहीं पे। अब यहाँ पे वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि आप अब जो कहेंगे वो मैं करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाऊंगी, मैं बहुत ज़्यादा गुपचुप नहीं खाऊंगी, सब चीज़ वो प्रॉमिस करने लगती है। अब यहाँ पे गीतांजलि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ पे अरमान मान गया है मायरा की बातों से और अब मायरा को यहीं पर रहना पड़ेगा। तभी गीतांजलि जो होती है वो अरमान को समझाने लगती है कि ये आपने क्या किया, उनकी जिद को पूरा करने के लिए उसे यहीं पे रोक लिया, अब आपको प्रॉब्लम होगी। तभी वहाँ पे क्रिश आ जाता है और फिर अरमान को डांटने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे समय बर्बाद कर रहे हो, शादी की तैयारियाँ करनी है और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह की डांटने से गीतांजलि को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अरमान यहाँ अपनी गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और कहता है कि सब तैयारियाँ हो जाएगी, मैं जा रहा हूँ करने, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर तानिया जो होती है वो अबीरा को अपने पास बैठा लेती है और कहती है कि भाभी आप मेरे साथ बैठिए ना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, ऐसे भी तो शादी के बाद मैं आपके साथ तो नहीं रह पाऊँगी, इसलिए मुझे कुछ बातें आप बता दीजिए, आपको खाने में क्या पसंद है ताकि मैं वही बनवा दूँगी। तो फिर यहाँ पे चाची सब बोल देती है कि अबीरा को मैगी बहुत पसंद है, वो खाते जागते सोते सब टाइम मैगी ही उसे अच्छा लगता है, वो किसी भी खुशी दुख में मैगी ही खाती है। अब यहाँ पर घर वाले सभी देखने लगते हैं कि वो क्या बोल रही है, तो फिर वो अपनी बातों को बदल देती है और कहती है कि नहीं, उसे नहीं पसंद है। तो फिर अबीरा भी कह देती है कि वो मेरी पहले की पसंद थी, अब मेरी पसंद बदल चुकी है। तभी वहाँ पे फिर मायरा जो होती है वो आ जाती है और कहती है कि क्यों आंटी मुझे आपकी शादी देखनी है। तो वो फिर वो खुश हो जाती है और उसे अपने पास बैठा लेती है। और आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि जो मायरा होती है वो दो औरतों की बात सुनती है कि कैसे एक्स पति अब अबीरा की शादी में आ गया है। ऐसा भी होता है क्या कि पुराने पति आ जाते हैं शादी में, तो वो फिर मायरा ये बात सुन लेगी और अपने पापा से आके कहेगी कि हमें क्यूट आंटी की शादी को बचाना है, क्योंकि उनके पुराने पति जो है यहाँ पे आए हुए हैं और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो अरमान पूछता है ये तुमसे किसने कहा। तो वो कह देती है कि अभी कुछ आंटी कह रही थी कि उनका पहले का पति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो बैड अंकल थे, इसलिए उन्हें क्यूट आंटी को बचाना होगा। तो आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, जहाँ पे अब मायरा को बहुत ही फील होने लगा है क्यूट आंटी के लिए, यानी अभीरा के लिए। तो आने वाला एपिसोड अब इंटरेस्टिंग है, जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।